आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और यूजीसी नेट के इकाई 10 जो सिलेबस है हिंदी सब्जेक्ट का, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ, तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसमें सभी आत्मकथा, जीवनी, अन्य गतिविधियों के भूमिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, जैसे रामजी बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, ठकुरी बाबा, मुर्दैया, प्रेमचंद घर में एक कहानियाँ भी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो हम लोग आज इसी कड़ी में भूमिका इकाई 10 की समस्त भूमिकाओं पर दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है मेरी तिब्बत यात्रा। अब मेरी तिब्बत यात्रा का जो मेन जो टॉपिक है, जो मेन इसका है, ये राहुल संकृत्यान का यात्रा वृत्तांत है, जो हमें याद करने वाली चीज़ है। 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है और खंड 1 का नाम है ल्यासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जेनम और नेपाल। तो ये जो चौथा जो पांचवा जो खंड है इसका, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंड हैं, ल्यासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। तो इसमें सरस्वती पत्रिका में चौथा और पांचवा जो है ये प्रकाशित हुआ था। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में 1947 का है ये। इसमें शुरुआती भूमिका में सबसे पहले जो है 2 शब्द से नाम से है। ये इम्पोर्टेंट है कि 2 शब्द भूमिका की शुरुआत किस आत्मकथा से हुई, तो आप बता सकते हैं प्रेमचंद घर में। उसके बाद एक नाव के ही यात्री, ये कोट है, ये कोट है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये अगर आता है तो आप समझ जाइएगा प्रेमचंद घर में। एक नाव के यात्री, हम दोनों एक नाव के यात्री ही हैं, पूरा ऐसा है। नारीवादी दस्तावेज सारा राय ने कहा था। नारीवादी दस्तावेज प्रेमचंद घर किसने कहा था? सारा राय ने कहा था। हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस 1944 है, 2005 में पर्वत कुमार। अब हम लोग आते हैं माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का 1946 में प्रकाशित हुआ। हम सभी सभी आत्मकथा, जीवनी, अन्य गतिविधियों की भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं। माटी की मूर्ति 1946, 12 रेखा चित्र का संग्रह है माटी की मूर्तियाँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैंने लिखा है, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं और साथ देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। कहाँ लिखा गया था ये? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। इसमें एक अच्छी लाइन है, मैं साफ कह दूं कि कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला हुआ है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। नवीन संस्करण में रही जोड़ी। तो ये जो लाइनें हैं, ये अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में किस आत्मकथा का चित्रण है, तो माटी की मूर्तियाँ में। कला का काम जीवन, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कला का काम जीवन को छुपाना नहीं है, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। नवीन संस्करण में रजिया। इसमें मंगर की पत्नी है, मकोलिया है, बुधिया की पत्नी का नाम जगदीश है। अब हम लोग देखते हैं अरे यावर रहेगा याद, 1953। ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। इसके कुछ कोड हैं। याद कसक बन जाती है। भ्रमण देशांतरण केवल दृश्य परिवर्तन, मनोरंजन न होकर संस्कृत दृष्टि विकास में भी योग दें, यही उसकी वास्तविक सफलता है। कितनी बढ़िया लाइन है।
भ्रमण देशांतरण केवल दृश्य परिवर्तन मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में भी योगदान, यही उसकी वास्तविक सफलता है। दूसरा संस्करण से पार्श्वगिरी किंडम चिड़ों पर डगर चढ़ती उमंगों से बिछी पैरों से नदी क्यों उतर के रेखा, ये कुछ कविता है सर। ये इसका जो मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि एग्जाम में आना ही आना है इसको। परशुराम से तुरखम किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी, एलुरा माजुली, बहता पानी निर्मला और सागर सोवियत मेघ मेघालित। ये आप देखिए, इसको 8 खंड में अरे यायावर रहेगा याद को बांटा गया है। पहला परशुराम से तुरखम किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा माजुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवियत मेघालित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसका क्रम मिलाने के लिए दे देता है। और हम लोग चलेंगे अब संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में लिखा गया था और रामधारी सिंह दिनकर का। इसका पहला अध्याय आप पहले पढ़िए, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसको 4 खंड में डिवाइड है। पहला अध्याय में भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। भारतीय जनता की रचना इसी के 3 खंड है। भारतीय जनता की रचना, आर्य की समस्याएं, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन, ये पहले अध्याय का जो पार्ट है। भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्योत्तर संस्कृतियों का मिलन। उसका दूसरा खंड है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शक्ति का प्रभाव। ये दूसरा जो उसका भाग है, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें कुछ 7 प्रकरण। पहले अध्याय में 3। इसका जो तीसरा है हिंदू संस्कृत और इस्लामी, तीसरा अध्याय है इसका, और इसके अंतर्गत कुल 12 प्रकरण हैं। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, इस्लाम और हिंदुत्व का प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, सुन्नत और हलाहल, सिख धर्म, कला और शिल्प, इस्लाम प्रभाव है, हिंदू धर्म, सामाजिक संस्कृति का रूप। और इसका जो चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें 17 प्रकरण है। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको ये देखना है कि पहले प्रकरण में, पहले अध्याय में 3 प्रकरण है, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है, तीसरे अध्याय में 12 और चौथे अध्याय में 17। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संस्कृत 4 अध्याय में 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 3 प्रकरण, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 17 प्रकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समर्पण से शुरू हुआ है। इसकी भूमिका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुनीत कर कमलों में भूमिका लिखी है दिनकर ने, प्रस्तावना लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी के पुस्तकों का प्रयोग मिलता है। भारतीय एकता का सैनिक है। 4 बड़ी क्रांतियाँ, आर्यों का भारत आगमन, महावीर गौतम बुद्ध स्थापित धर्म, इस्लाम विजेताओं धर्म के रूप में भारत, यूरोप का भारत आगमन। पहले नाम भारतीय संस्कृत के 400, इसका पहला जो नाम था संस्कृत के 4 अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद शुक्ल की किताब में दिया हुआ है। पहला नाम इसका भारतीय संस्कृत के 4 सोपान नाम से था। इसको बाद में कन्वर्जन करके भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें दिनकर जी स्वयं लिखे हैं, जिस परिश्रम से यह पुस्तक मैंने लिखी, उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा, पढ़ने का अनुरोध किया है। प्रस्तावना उसकी जवाहरलाल
नेहरू ने लिखी ही थी। तो ये हम लोगों ने 4 पढ़ी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, प्रेमचंद घर में और संस्कृत के 4 अध्याय। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में, हरिवंशराय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंशराय बच्चन, 1969। इसका जो ट्रिक है KNBD से आप लोग जानते होंगे। पहले अध्याय का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत है। 1970 में 1970 में नीड का निर्माण, फिर 1978 में बसीरे से दूर, 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह है, पूरा जीवन का 1/3 भाग है, पूरे जीवन का 1/3 भाग है। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह है और पूरे जीवन का 1/3 भाग है। ये भूमिका में है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। फ्रांस के मानतीन का आत्मचित्रण, फ्रांस के मानतीन का आत्मचित्रण। प्रेस के लिए अंतिम रूप में शरद ने दिया था छपने के लिए। लिखने का एकमात्र लक्ष्य घरेलू और निजी रहा। क्या भूलूं क्या याद करूं, एग्जामिनर पूछ सकता है कि लिखने का एकमात्र लक्ष्य क्या था उसका, जिसमें घरेलू और निजी रहा है। स्वामी रामतीर्थ की बहुत अच्छी पंक्ति, हमारे छोटे छोटे अनुभवों में मानवता का सारा इतिहास छुपा रहता है। हमारे छोटे छोटे अनुभवों में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। अब आते हैं मनु भंडारी की कहानियाँ आत्मकथा है। 3 अप्रैल 1931 राजेंद्र यादव के साथ मिलकर जो लिखा था मनु भंडारी जी ने, उनका था 1 इंच मुस्कान। ये भी पूछा कि राजेंद्र यादव के साथ मिलकर, इनकी एक कहानी अभी में मनु भंडारी राजेंद्र यादव के साथ शादी करने का प्रस्ताव भी इसीलिए जाता है कि ये लिखने के कारण, लिखने का जो भाव था इनका साहित्य के में जो विशेष रुचि थी, उसी के लिए। 3 अप्रैल 1931 मनु भंडारी जी के और भी हैं, आपका बंटी उपन्यास, महाभोज। इनको किसके सम्मान से व्यास सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकेडमी शब्द शिखर सम्मान। भूमिका इनकी एक इम्पॉर्टेंट है कि यह भी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है, विरासत के रूप में शायद मुझे पिता में मिला है। लेखन के कारण मैं पति पत्नी बने। जो कुछ भी लिखा है एक आवेगहीन के कारण लिखा है, के साथ लिखा है, तो आवेगहीन परिश्रम के साथ के कारण साथ लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भूमिकाएं हैं अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। वीडियो कैसे लगी इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। धन्यवाद।